नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ज्ञान की यात्रा ब्लॉग से एक बेहद खास और प्रेरक कहानी पर। तो चलिए सीधे मुख्य सामग्री पर चलते हैं और आज की हमारी इस दिलचस्प यात्रा की शुरुआत करते हैं। ज्ञान की यात्रा असल में एक ऐसा ब्लॉग है जो हमें पढ़ने, सीखने और खुद को बेहतर बनाने की एक शानदार दुनिया में ले जाता है। यहाँ किताबों का सार, जीवन के दर्शन और रोजमर्रा की समझ को बहुत ही सरल भाषा में समझाया जाता है। ये सच में हमारी जिज्ञासा को बढ़ाने और ज्ञान को जीवन में उतारने की दिशा में एक बहुत ही सार्थक कदम है। आज हम बात करने वाले हैं सिल्विया नासर की मशहूर किताब अ ब्यूटीफुल माइंड की समरी के बारे में। ज्ञान और रोचक जानकारियों की इस अद्भुत यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं तो आइए प्रफुल्ल शर्मा के नजरिया से इस किताब के पन्नों को पलटे। अध्याय 1, ब्लूफील्ड की शुरुआत, एक विलक्षण प्रतिभा का शांत जन्म। जॉन फोर्ब्स नैश जूनियर की कहानी शुरू होती है वेस्ट वर्जीनिया के ब्लूफील्ड से। उनका जन्म एक साधारण लेकिन काफी बौद्धिक परिवार में हुआ। उनके पिता एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और मां एक पूर्व शिक्षिका। नैश कोई आम बच्चे नहीं थे। वे काफी एकांत प्रिय और जिज्ञासु थे। खेलकूद से ज्यादा उनका ध्यान पहेलियों और प्रयोगों में रहता था। जरा सोचिए, वो लड़का घंटों तक अकेले अपने घर पर बने केमिस्ट्री लैब में प्रयोग करता रहता था या फिर एनसाइक्लोपीडिया में खोया रहता था। उनके शिक्षकों ने भी भांप लिया था कि इस बच्चे में झिझक तो है लेकिन प्रतिभा भी अद्भुत है। यहीं से कहानी की दिशा तय होती है, एक ऐसा जीनियस जिसकी अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा विशाल और समृद्ध थी। फिर आता है अध्याय 2, कार्नेगी टेक, अमूर्तता की भाषा की खोज। नैश को स्कॉलरशिप मिली और उन्होंने कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। शुरू में वो अपने पिता की तरह इंजीनियरिंग करना चाहते थे, लेकिन गणित की एकदम सटीक और रचनात्मक दुनिया ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। जल्द ही अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली। उनका तरीका इतना अलग था कि वो अक्सर अपने प्रोफेसरों को ही चुनौती दे डालते थे। सवालों को हल करते समय वो बीच के कई स्टेप्स छोड़ देते थे। जो चीज़ उन्हें चुनौती नहीं देती थी उसमें उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। सामाजिक रूप से वो कटे कटे रहते थे। फिर भी उनके प्रोफेसर समझ चुके थे कि इस लड़के का दिमाग पूरी तरह से मौलिक और क्रांतिकारी है। अध्याय 3, प्रिंसटन, गणित के दिग्गजों की श्रेणी में प्रवेश। 1940 के दशक के आखिर में प्रिंसटन दुनिया के सबसे महान गणितज्ञों का अड्डा हुआ करता था। और आपको पता है नैश वहां कैसे पहुंचे? सिर्फ एक लाइन के रिकमेंडेशन लेटर के साथ। उस खत में बस इतना लिखा था, ये आदमी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। प्रिंसटन में उनका सामना जॉन वॉन न्यूमैन और एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसी महान हस्तियों से हुआ। वहां वो अपनी अजीब आदतों के लिए भी काफी मशहूर हुए, जैसे गोल गोल घूमना या लगातार सीटी बजाना। लेकिन इन सब के पीछे कुछ नया रचने की एक तीव्र आग जल रही थी। यहीं से शुद्ध विचारों के प्रति उनका जुनून सच में परवान चढ़ा। अध्याय 4, नैश संतुलन का जन्म, मानव व्यवहार पर एक नया दृष्टिकोण। नैश के रिसर्च ने उस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया जिसे हम नैश इक्विलिब्रियम कहते हैं। गेम थ्योरी में ये एक क्रांतिकारी कदम था। नैश ने दिखाया कि कैसे अपने स्वार्थ के लिए काम करने वाले लोग बिना किसी बातचीत या भरोसे के भी एक स्थिर नतीजे पर पहुंच सकते हैं। शुरुआत में एकाडमिक दुनिया को इसकी अहमियत समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन नैश को अपने अंदर पूरा यकीन था कि उन्होंने कुछ बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण खोजा है। ये उनके करियर की पहली सबसे बड़ी और मौलिक उपलब्धि थी। अध्याय 5, MIT और रैंड, शीत युद्ध की दुनिया में एक तीव्र प्रगति। MIT में एक युवा प्रोफेसर के तौर पर उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अलग था। छात्र उनकी तारीफ तो करते थे लेकिन उनकी सख्ती से डरते भी थे। रैंड कॉरपोरेशन में उन्हें कोल्ड वॉर की रणनीतियों और क्रिप्टोग्राफी पर काम करने का मौका मिला, जहां उनका गेम थ्योरी का काम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम हो गया। लेकिन एक तरफ जहां उनका करियर ऊंचाइयां छू रहा था, वहीं दूसरी ओर उनका निजी जीवन उतना ही उलझता जा रहा था। वो भावनात्मक रूप से काफी उथल-पुथल भरे रिश्तों में फंस गए और दुनिया से उनका सामाजिक अलगाव और भी गहरा होता चला गया। अध्याय 6, एलिसिया, प्रेम एक जीवन रेखा के रूप में। उनकी जिंदगी में आती हैं एलिसिया लॉर्ड, जो एक बेहद प्रतिभाशाली और दयालु फिजिक्स स्टूडेंट थीं। उन्हें नैश की बुद्धिमत्ता से प्यार था और नैश को एलिसिया की स्थिरता से। उन्होंने शादी कर ली, लेकिन प्यार में होने के बावजूद नैश अक्सर उनसे दूर दूर और खुद में ही खोए रहते थे। इसके बाद आता है अध्याय 7, पतन, जब प्रतिभा का सामना
पागलपन से होता है। नैश का व्यवहार अचानक से बेहद अजीब होने लगा। वो जटिल भ्रमों का शिकार हो गए। उन्हें लगने लगा कि उन्हें सीक्रेट मैसेज मिल रहे हैं या वो दूसरी दुनिया के प्राणियों से बात कर रहे हैं। उनके सहकर्मी परेशान हो गए और उनके काम पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। आखिरकार उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां पता चला कि उन्हें पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है। ये इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। एक शानदार दिमाग अपने ही भ्रमों के बोझ तले दब रहा था, और एलिशा के लिए ये सब देखना और झेलना बेहद दिल तोड़ने वाला था। अध्याय 8, खोए हुए वर्ष, बीमारी के कोहरे में भटकना। कई दशकों तक नैश मानसिक अस्पतालों के चक्कर काटते रहे। उन्हें शॉक थेरेपी और भारी दवाइयों से गुजरना पड़ा। प्रिंसटन के गलियारों में वो बस एक साए की तरह भटकते रहते। इस भयानक तनाव के कारण उनकी शादी भी टूट गई। हालांकि एलिशा दूर रह के भी हमेशा उनका समर्थन करती रहीं। फिर आता है अध्याय 9, धीमी चमत्कारिक वापसी, भ्रम पर वास्तविकता का चयन। एक असाधारण मोड़ आया जब नैश धीरे धीरे ठीक होने लगे। किसी दवा से नहीं, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति से उन्होंने अपने भ्रमों को सचेत रूप से नकारना सीख लिया। उन्होंने वापस प्रिंसटन में क्लासेस लेना शुरू किया और अपनी पहचान का पुनर्निर्माण करना शुरू किया। उनकी ये रिकवरी बहुत ही नाजुक थी, लेकिन वो लगातार बेहतर हो रहे थे। ये दिखाता है कि सिज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी में भी इंसान का दिमाग कितना लचीला और मजबूत हो सकता है। उनकी ये वापसी कोई नाटकीय चमत्कार नहीं था, बल्कि खुद को वापस पाने की एक क्रमिक और शांत प्रक्रिया थी। अध्याय 10, मान्यता और मुक्ति, नोबेल पुरस्कार। 1980 और 90 के दशक में दुनिया ने आखिरकार उनके गेम थ्योरी के काम की असली अहमियत को पहचाना। अपनी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के बावजूद 1994 में नैश को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और इस भव्य जीत में एलिजिया उनके साथ खड़ी थीं, वफादारी और प्रेम का एक अटूट प्रतीक बनकर। अध्याय 11, विरासत, एक ऐसा जीवन जिसने प्रतिभा की परिभाषा बदल दी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि बौद्धिक महानता और मानवीय कमजोरी दोनों एक साथ रह सकती हैं। उनका काम आज भी कई क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है, और उनकी जिंदगी लचीलेपन और प्रेम का एक स्थायी प्रमाण बन रही है। उम्मीद है आपको ये समरी बहुत पसंद आई होगी। इस व्लॉग और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहने के लिए आप इसे फेसबुक, एक्स, पिंटरेस्ट और ईमेल के जरिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और हाँ, नीचे अपने गूगल खाते से साइन इन करके अपने विचार और टिप्पणियां जरूर साझा करें। इस ब्लॉग पर आपको कुछ और भी बेहद लोकप्रिय पोस्ट मिलेंगी, जैसे जोशुआ 4 की किताब मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन की समरी। ये किताब हमें मेमोरी चैंपियनशिप की दुनिया में ले जाती है, जहां आम लोग अपनी याददाश्त से असाधारण करतब दिखाते हैं, जैसे मिनटों में ताश के पत्ते या लंबी संख्याएं याद करना। क्या ये लोग जन्म से जीनियस होते हैं, या ये सिर्फ कुछ खास तकनीकों का कमाल है? इस किताब में इसी सवाल का दिलचस्प जवाब तलाशा गया है। इसके अलावा एक और शानदार पोस्ट है ग्रेगरी एम वॉल्टन की ऑर्डिनरी मैजिक। ये किताब बताती है कि कैसे छोटे छोटे काम हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमारा दिमाग अपने अनुभवों का कैसे अर्थ निकालता है, और कैसे हम अपने नजरिए में एक छोटा सा बदलाव करके अपनी पूरी जिंदगी को एक नई और सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। ये सब इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। और अंत में आप आर्थर शोपेनहावर की काउंसल्स एंड मैक्सिम्स की समरी भी पढ़ सकते हैं। ये कोई आम सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि इंसानी जीवन को समझने का एक दार्शनिक नक्शा है, जो हमें सिखाता है कि हमारी असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति और हमारे आंतरिक स्वभाव में है। तो दोस्तों, प्रफुल्ल शर्मा द्वारा तैयार किए गए इस ज्ञान से भरे ब्लॉग और इसके शानदार आर्काइव को एक्सप्लोर करना मत भूलिएगा, जहां आपको एआई, दर्शन, नेतृत्व और उत्पादकता जैसे कई विषयों पर बेहतरीन विचार मिलेंगे। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।